हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। तो बेटा हम सभी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और आज हम आ गए हैं उसके लेक्चर 5 पर, राइट? यस। तो बेटा अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में बेटा आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे आपकी एक सीरीज बनती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट? यस। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जो एक्चुअली आपके सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हमने वो सारी चीजें पढ़ी। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें, राइट? यस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा हम क्लियर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन और उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। सो ओवरऑल अभी तक बेटा जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो हम ऐसी रिएक्शंस की कर रहे थे जो स्पॉन्टेनियस थी। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। आप ऐसे सेल की बात कर रहे थे जहां पर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल देखकर ये अज्यूम कर रहे थे कि यहां ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, यानी कि आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात कर रहे थे। आज का सेशन जो है वो अलग होने वाला है क्योंकि बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे, राइट? यस। तो आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं। जैसे अभी तक का पार्ट हमने इजीली सब कुछ कवर कर लिया, सेम उसी तरह से हम अभी आगे का पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है? तो बस मैम पे भरोसा बनाए रखना है, ठीक है बेटा? चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू। तो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि वो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। एक बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक बताने वाली हूं जिसके बाद में फैराडेज लॉ आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम ने प्रॉमिस किया है कि कुछ रटना नहीं है, तो मैम अपने प्रॉमिस को पूरा भी करेंगी, ठीक है? एंड देन बेटा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले। चलिए बेटा आज का सेशन शुरू करो। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो तो जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। यस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, जो जो इंफॉर्मेशन आपको याद है आप फटाफट बता दो। मैम अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो मुझे पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में याद है वो ये है कि ये वो सेल था जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती थी। नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना? ये आप सभी को याद था कि मैम यहां पे होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सेकेंड, अगर आप यहां पर बात करोगे तो हम क्या बोलते थे दैट मैम अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पक्का उसका केमिकल एनर्जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? हाँ। और बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था मैम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वो फोन चार्ज वाली स्टोरी याद है आपको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कि मैम हम फोन को चार्ज कर रहे हैं, बाहर से जबरदस्ती एनर्जी देनी पड़ रही है। और मैम इस टाइम पे एक्चुअली में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पूरा लिखूं क्या? चलो पूरा लिख देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मैम ये वाली चीजें हमें याद है। अब बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, उनको बाहर से अलग से पुश देना पड़ेगा, फोर्स देनी पड़ेगी कि वो रिएक्शंस हो। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें आपको बाहर से फोर्स देनी है, यानी कि बेटा आप क्या दोगे? आप एक बैटरी लगाओगे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी ताकि रिएक्शन हो सके, है ना? तो यानी कि मैम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा वो किस तरीके का होगा भाई? चलो देखते हैं। मैम यहाँ पे आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करेंगी, ठीक है? तो मैम ऐसा था और ऐसे था। स्ट्रेट लाइन ही नहीं लगाने देते हैं, कैसे लगेगी? ये ट्राई कर लेते हैं। अच्छा नहीं, हमें तो स्क्वायर चाहिए, ठीक है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था, ठीक है? हाँ ओके,
अरे यार, देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए सारी चीजें सुंदर सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ, पता है, अच्छे अच्छे नोट्स बनते हैं ना तो पढ़ने का भी मन करता है, वही वही कोशिश की जा रही है। अब देखो होता क्या था, याद है आपको इसमें क्या होता था मैम, इसमें ना 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है। आपको बाहर से एक बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, मान लो ये आपने बैटरी प्रोवाइड की, ये यहां से कनेक्ट हुई, ये यहां से कनेक्ट हुई। अब यहाँ पे बेटा आपके पास में एक इलेक्ट्रोड होता था, काफी गंदी ड्रॉइंग मैम, ये रहा, ये आपका एक इलेक्ट्रोड है बेटा, और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड होता था, ठीक है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सुंदर ड्राइंग नहीं बना सकती, ठीक है। चलो इसी से ही काम चलाओ। ये आपका सोल्यूशन होता था, ठीक है। अब देखो, अब आप यहां पर कहते थे कि मैम अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो मैम पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसके साथ जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो मैम अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और ये बैटरी का नेगेटिव पार्ट है अगर, तो मैम ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ये पॉजिटिवली चार्ज है मैम, ये नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर आपके पास में मोल्टन NaCl है, ठीक है। मैं सिर्फ NaCl लिख रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है ना, तो Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, मोल्टन NaCl है तो अपने आयनिक आयंस में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इसके बाद में मैम ने आपको याद हो आपको, तो आपको मैम ने बताया था कि Na+ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहेगा, मैम Na+ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो उस इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहेगा जो नेगेटिवली चार्ज हो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो मैम जो Na+ है ना वो कहां जाएगा, नेगेटिवली चार्ज के पास, तो मैम ये यहां जाएगा। और जो Cl- है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिवली चार्ज वाले के पास। तो मैम यानी कि ये जो Cl- है वो जाना चाहेगा इधर पॉजिटिवली चार्ज वाले के पास। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है, एक बार इसको लिखो, ड्रॉ करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहां पर देख लिया, डायग्राम बना लिया होगा आपने। अब देखो बेटा, मैम जो हमारा पॉजिटिवली पार्ट है उसके पास में नेगेटिवली चार्ज जा रहा है, तो बेटा अब यहां पर रिएक्शन क्या हो सकती है, अब आपको रिएक्शन देके समझ आ ही रहा होगा कि जो आपका Na+ है वो किसके पास जा रहा है, नेगेटिव वाले के पास, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना देगा, Na सॉलिड, ये आपका एक्वस स्टेट होगी, ठीक है। यस, सिमिलरली अगर आप Cl- की बात करोगे तो Cl- जो है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, यानी कि जो Cl- है वो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर Cl2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होगी, ये आपको इसको देख के समझ आ रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि भाई एनोड क्या है और कैथोड क्या है, ये आपको तब तक नहीं पता था जब तक आपने अनुष्का मैम से नहीं पढ़ा था। अब आपको पता है, अब आपको पता है, ठीक है। कैसे पता है, सोच के बताओ, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। मुझे एक सीधी सी बात पता है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो यानी कि मैम अब हम कह सकते हैं दैट यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, यानी कि मैम यहां पर हो रहा है रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन है तो यानी कि ये क्या होगा, आपका कैथोड होगा। तो मैम ये होगा मेरा कैथोड, है ना। यस, और बेटा अगर आप यहां पर इस प्रोसेस की बात करोगे तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है होता है ऑक्सीडेशन, और अगर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैम ये है मेरा एनोड। तो अब आपको एनोड और कैथोड निकालना भी आता है, आपको दोनों के चार्जेस भी पता है। कैसे, पॉजिटिवली चार्ज Cl- किसके पास जा रहा है, मैम ये वाले इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, और ये वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cl- वाले पे एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि मैम ये मेरा होगा एनोड। और यहां से मैं बोल सकती हूं कि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहां पर आप बोल दोगे एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली मैम जो मेरा Na+ है वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, Na+ जिस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है वो आपका कैथोड है, तो यानी कि बेटा ये होगा आपका कैथोड। अब अगर ये कैथोड है तो मैम ये है आपका नेगेटिवली चार्ज, तो यानी कि इलेक्ट्रोड जो कैथोड है वो होगा आपका नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा ये वो चीजें थी जो हम अभी तक पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है वो प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है,
और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप एक बैटरी अप्लाई करते हैं और आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, राइट? यस, तो यहां से हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो क्या हमने इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक लिखा है? चलो बेटा, यहां से आप इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? तो यहां से हम इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। What is electrolysis? It takes place in electrolytic cell. All the reactions happening are non-spontaneous. So all reactions taking place are नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को बैटरी की वजह से स्पॉन्टेनियस बनाया जाएगा, यानी कि उन रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है? और बेटा यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वो आपका कैथोड होता है। हेयर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कैथोड। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो क्या है आपका? कैथोड। एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो लिख दोगे एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज एनोड, राइट? यस, परफेक्ट है। तो यानी कि मैम यहां से हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैथोड होगा, कौन सा? नेगेटिवली चार्ज्ड। और मैम जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो क्या होगा हमारा? एनोड, राइट? यस, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो बेटा आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को समझ लिया। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमारा जो है वो क्या होता है? कैथोड पे, हमेशा कैथोड पे तो वैसे ही रिडक्शन होता है, ठीक है? बस आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। जब भी आपके पास में कोई भी आयनिक सोल्यूशन आएगा, जब उसके आयंस बनेंगे तो उसमें से जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसका रिएक्शन जो होगा, उसका जो रिडक्शन होगा वो कैथोड पे होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दैट फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, मैं एग्जांपल देते हुए समझाऊंगी। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट in electrolysis, positively charged, चाहे आप उसको आयन लिख लो चाहे आप उसको कटायन बोल दो, will get reduced at कैथोड। अब मैं आपको समझाती हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहां पे आपके पास में NaCl था, तो NaCl में से पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा था? Na+ था, और वही आपका कटायन है। और बेटा कटायन हमेशा हमेशा आपके कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में यही होगा। और जो आपका नेगेटिवली चार्ज अनायन है वो बेटा हमेशा एनोड पे जाके क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो यानी कि मैम यहां पे हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं दैट नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, या फिर आप उसे बोल दो अनायन, विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अगर याद करनी है तो आप याद कर लो, मतलब मैंने आपको याद करने के लिए ये समझा दिया, ठीक है? लेकिन रटने की जरूरत है नहीं। आई थिंक आप लोग बिना रटे ही इस चीज को समझ सकते हो कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है वो हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है? तो आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आता और वो याद करना चाहते हैं चीजें तो आपके लिए मैम ने ये भी लिख दिया है, ठीक है? कोई इशू नहीं है, यहां तक परफेक्ट है। चलो यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो बेटा अब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगी। जैसे कि आपने यहां पे एक एग्जांपल देखा कि Na+ ने
एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और आपको Na सॉलिड मिल गया, है ना। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो रहे हैं और आपको पता है कि करंट जो है वो बैटरी से इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं आपको उन क्वेश्चंस को टैकल करना समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैम आपको एक क्वेश्चन देती हैं, उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं बोल रही हूं दैट इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस 2 moles of electron are used, ठीक है। How many moles of solid sodium is obtained, ठीक है। चलो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप क्या कहोगे? देखो बेटा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि सबसे पहले आपको बोला कि एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है यानी कि भाई बाहर से कुछ चार्ज दिया गया है, कुछ बैटरी के थ्रू चार्ज मिला है। फिर बोलता कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस बैटरी ने आपको जो भी पोटेंशियल दिया है उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपके यूज हुए हैं। उसके बाद में बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉलिड सोडियम इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब आप कहोगे कि सोडियम क्या है? मैम अगर मैं सोडियम के आयन की बात करूं तो सोडियम का आयन जो होता है, इसका जो आयन होता है वो कटायन होता है Na+। कभी Na नेगेटिव सुना है? नहीं सुना ना? नहीं। तो यानी कि मैम मुझे इतना समझ आ गया कि सॉलिड NaS मेरे को मिलने के लिए मेरे पास एक Na+ आयन होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। तो यानी कि बेटा यहां से आपको आपकी रिएक्शन मिल गई। क्या रिएक्शन मिल गई? कि मैम पक्का जो रिएक्शन यहाँ पे बात हो रही है वो कैथोड की हो रही है और Na+ जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और हमें Na सॉलिड दे दिया। तो ये इस Na सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोलते कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपने यूज किए हैं, तो कितने मोल Na सॉलिड आपको मिला है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैम अगर मैं यहां पर देखूं तो जब मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करता हूं तो मुझे 1 मोल सोडियम सॉलिड मिलता है। किसके ऊपर मिलता है बेटा? कैथोड पे मिलता है। ये बात समझ आ रही है कि यहां पर कैथोड पे मिलता है, ठीक है। तो मैम 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मुझे 1 मोल सोडियम सॉलिड मिलता है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो मैम 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मोल सोडियम? 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2 मोल सोडियम मुझे मिला होगा। समझ आ रहा है बेटा? तो यहां पर आपका आंसर जो है वो 2 हो गया। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस ये समझना है कि रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखो और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल जैसे मोल कॉन्सेप्ट में रिलेट करते थे वैसे रिलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान था। अब हम थोड़ा सा इस चीज को मुश्किल करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब हमें करना क्या है। यहां पर अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें बताने वाली हूं। जैसे कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करो तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? मैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना हमें रटा हुआ है। तो बेटा मैं उस चार्ज का मॉड ले रही हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। मैंने मॉड लिया था इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है। कॉमेंट्स में मत पूछना कि मैम नेगेटिव कहां गया, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए था। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या कहोगे? मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स पे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा, है ना। सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा,
तो अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। बेटा ये मैम ने आपको सॉल्यूशंस चैप्टर में भी बताया था, तो इसी को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दैट 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से, विच इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्ब्स। जब बेटा आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम्ब के इक्वल आएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। तो यहां से आप कह सकते हो दैट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू 96500 कूलम्ब्स। और बेटा कैलकुलेशंस आसान करने के लिए क्या किया गया, ये जो 9600 कूलम्ब्स था इसको एक नाम दे दिया गया विच इज इक्वल टू 1 फैराडे, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम्ब, एंड दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या कहोगे, मैम 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 1 मोल पे जितना चार्ज होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मैम आप इसको 2 इंटू 96500 कर दो। और बेटा ये क्या है, 2 इंटू 96500 किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है, तो 1 फैराडे, यानी कि मैम ये आ गया 2 फैराडे। सेम इसी तरह से अगर मैम आपसे पूछ लेती कि चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे मैम 3 फैराडे हो गया, ये क्या बड़ी बात है ना। हाँ, तो बेटा ये चीजें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या आप यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हो कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्चुअली उतने ही मोल्स ऑफ फैराडे होंगे, है ना, उतने ही नंबर ऑफ फैराडेज होंगे बेसिकली। तो यहां से मैंने एक चीज फाइंड आउट कर ली, दैट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज, है ना। तो अगर आप कभी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ फैराडे आपके पास है ना। कोई इशू यहां तक, बहुत बढ़िया, समझ आया बेटा, यस, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब देखो यहां तक कोई डाउट नहीं है, इस चीज को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इस चीज को हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले है। अभी मैं आपको समझाऊंगी इसको कैसे यूज करेंगे। नाउ बेटा अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, दैट क्वेश्चन है दैट यू हैव 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल्स नहीं, एक सेकेंड, यू हैव 6 फैराडे ऑफ चार्ज to reduce how many moles of copper 2+ ions in electrolysis process। ठीक है, तो आपको मैम ने ये क्वेश्चन दिया, ट्राई करो अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसको यूज करके सॉल्व करने की। क्या मुझे आप मोल्स ऑफ Cu2+ आयंस कितने रिड्यूस हुए हैं बता सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब अगर आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, तो चलो सोचो। मैम सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोला है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कैथोड पे हमेशा पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होता है उसका रिडक्शन होता है, एनोड पे जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। आपने मुझे यहाँ पर Cu2+ आयंस दिया है, यानी कि मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि कैथोड के रिएक्शन की बात हो रही है। और मैम अगर मैं यहाँ पर कैथोड के रिडक्शन रिएक्शन की बात करूं तो Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मुझे कॉपर 2+ आयन देता, सॉरी कॉपर सॉलिड देता
है। ये रिडक्शन होता है आपका, ठीक है, कैथोड पे ये रिडक्शन होता है, इतना मैम क्लियर है। अब बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव 6 फैराडे चार्ज। आपके पास में जो चार्ज है वो 6 फैराडे है। अगर आपके पास चार्ज है तो क्या आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? बिल्कुल। जो आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल होते हैं, और मैम नंबर ऑफ फैराडे है 6 फैराडे, यानी कि आपने 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, ठीक है। अब आप देखो, जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करते हो तो आप 1 मोल Cu2 प्लस आयन को रिड्यूस करते हो, ठीक है, समझ आ रहा है? जब आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करते हो तो 1 मोल कॉपर 2 प्लस आयन रिड्यूस होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप यूज करोगे तो 1/2 मोल कॉपर 2 प्लस आयन आपका रिड्यूस होगा, है ना? और बेटा आपके पास है कितने? 6 मोल्स हैं आपके पास में, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में होंगे तो 1/2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन जो है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो यहां पर इस तरीके से आपको यूनिटरी मेथड से बस कैलकुलेशन करनी है ना? आसान है ना? है तो सारा मोल कॉन्सेप्ट वाला ही कॉन्सेप्ट, इजी, ठीक है। यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन को और बढ़ाते हैं, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन को ऊपर करते हैं, ठीक है। अब जो फैराडे होता है बेटा वो आपका किस में होता है? कूलॉम्ब्स में होता है। और कूलॉम्ब किसका चार्ज होता है? मतलब किसकी यूनिट होती है? मैम चार्ज की। कूलॉम्ब्स जो है वो आपका क्या है बेटा? कूलॉम्ब्स जो है वो यूनिट है चार्ज की, और चार्ज को आप फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हो? Q से, है ना? तो यानी कि आप क्या कह सकते हो दैट जो Q होता है वो चार्ज होता है मैम, और इस चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम्ब्स। तो यानी कि जो फैराडे है वो हमें चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में कूलॉम्ब्स। अब बेटा अगर थोड़ी सी फिजिक्स याद करोगे तो चार्ज को आप कैसे लिखते थे? करंट और टाइम के रिलेशन में क्या आप ऐसे कहते थे दैट चार्ज, क्या आप ऐसे कहते थे कि चार्ज इज एक्चुअली इक्वल टू करंट इनटू टाइम? ऐसे कहते थे। Q चार्ज का सिंबल होता है Q, करंट होता है I और टाइम होता है T। ये रिलेशन यूज करते थे, Q इज इक्वल टू I इंटू T। ये सिंबल यूज करते थे बेटा, बिल्कुल करा होगा, कभी ना कभी यूज किया होगा ये फिजिक्स में। Q इज इक्वल टू I इंटू T, है ना? यहां पर इस Q की जो यूनिट होती है, मैं सारों की यूनिट्स लिख देती हूं। यूनिट ऑफ Q चार्ज इज कूलॉम्ब्स, है ना? I क्या है? करंट। और बेटा करंट आप लेते हो एम्फियर्स में। किस में लेते हो? एम्फियर्स में। पूरा लिखूं क्या? एम्फियर्स, ठीक है। इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो टाइम है उसको आप T जो है वो आपका टाइम है, और उसकी जो यूनिट लेते हो वो लेते हो सेकंड्स, वो लेते हो हमेशा सेकंड्स, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको पता है कि एक फैराडे में 96500 कूलॉम्ब है। अगर मैं आपको बोलूं दैट हाउ मेनी फैराडेज, क्वेश्चन है, फिर से ट्राई करना, हाउ मेनी फैराडेज आर प्रेजेंट इन 9650 कूलॉम्ब चार्ज। आपके पास में 9650 कूलॉम्ब चार्ज है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने फैराडेज उसमें हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? पहले तो खुद ट्राई करो, फिर मेरा अप्रोच देखना। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। आप कहोगे कि मैम आपने पूछा कितने फैराडेज प्रेजेंट है 9650 कूलॉम्ब में। मुझे पता है दैट एक फैराडे में कितना चार्ज होता है? 9650 कूलॉम्ब। अब
अगर 96500 कूलॉम एक फैराडे में चार्ज होता है तो एक कूलॉम कितने में होगा? 1/96500। और मैम आपने मुझे चार्ज कितना दिया है? 9650। तो 9650 कूलॉम चार्ज कितने में होगा? 1/96500। इसको मल्टीप्लाई कर दो 9650 से और ये आ जाएगा 0.1 फैराडे। तो मैम इतना मेरे पास फैराडे चार्ज है ना। इसे कहते थे यूनिटरी मेथड, इसे कहते थे यूनिटरी मेथड। हाँ, तो आपको अगर कभी चार्ज दिया हो तो आप उसको यूनिटरी मेथड से फैराडे में निकाल सकते हो। क्या आप ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हो? क्या आप कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो जिससे ऐसे चुटकी में फैराडे निकल जाए? बिल्कुल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? जितना चार्ज दिया है उसको डिवाइड कर दो, कितना आपके पास में एक फैराडे में कितना चार्ज होता है। यानी कि बेटा यहां से आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया, दैट नंबर of Faraday is actually equal to given charge किस में होना चाहिए? ये कूलॉम्स में, डिवाइडेड बाय 1 फैराडे। जो भी आपको चार्ज, ये भी तो कूलॉम्स में ही होता है, जो भी आपको चार्ज गिवन है दैट अपॉन 1 फैराडे। यानी कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज इज एक्चुअली इक्वल टू Q अपॉन 96500। तो एक आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया। तो आप डायरेक्टली जब आपको चार्ज गिवन हो तो आप नंबर ऑफ फैराडेज निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फैराडेज आ गए तो आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो भाई सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। तो मेन चीज यही थी। चलो यहां तक समझ आया। अब आई नो दैट, मुझे ये भी पता है दैट जो Q होता है वो करंट इनटू टाइम के इक्वल होता है। अब कभी क्वेश्चन में आपको करंट और टाइम दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ, करंट और टाइम दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ फैराडेज कैसे निकालोगे? तो आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ फैराडेज का कैसे बन जाएगा? Q की वैल्यू लिख दो I इंटू टी अपॉन 96500। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ फैराडेज कैलकुलेट करने का जब आपको करंट और टाइम दिया हुआ होगा। अगर आपको फैराडेज निकालने आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। यस, तो बेटा पहले तो जितनी चीजें मैम ने आपको समझाई हैं वो सारी चीजें लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू से शुरू कर रही हूं बेटा। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस से हमने ये डिराइव किया कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो हमेशा रिड्यूस होगा कैथोड पे, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे। यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि जितने आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस रिएक्शन के अंदर यूज करना सीखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो पॉज करके ये लिख लो। यहां पे बेटा हमने ये देखा कि जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज करते हो एक्चुअली उतने ही फैराडेज आपके यूज होते हैं, और एक फैराडे 96500 कूलॉम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां पर पढ़ी, पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट, फिर आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से इसको यूज करना था। चलो बहुत बढ़िया, इसके आगे बढ़ो। फिर बेटा आपने यहां पर करंट और टाइम के रिलेशन में चार्ज को फाइंड आउट करना सीखा। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। फिर आपने नंबर ऑफ फैराडे निकालने का फॉर्मूला सीखा कि जो भी चार्ज गिवन है उसको 96500 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फैराडेज आ जाएंगे, और नंबर ऑफ फैराडेज आ गए फिर तो बिल्कुल न्यूमेरिकल करने वाली कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहां तक आप सभी ने लिख लिया होगा। चलो अब बेटा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैम क्लियर करा देंगी। ये क्वेश्चन मैं करूंगी, अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करूंगी, मैं वो स्टेप्स भी आपको लिखाऊंगी, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुन लो, और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है दैट आपके पास में 96.5 एम्पियर करंट है जो पास किया गया है थ्रू मोल्टन NaCl। तो यानी कि सबसे पहले मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक Na+ है और मेरे पास Cl- है। अब मुझे इसमें से ये भी पता है कि इसका होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन, है ना। चलो फॉर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। तो बेटा जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दिया है आपको? सबसे पहले करंट दिया हुआ है 96.5। तो मैम 96.5 एम्पियर मुझे करंट दिया
है। इसके बाद में आपको टाइम भी दिया है। टाइम क्या दिया है बेटा आपको? 1 मिनट और 40 सेकंड। मैंने आपको बताया था कि करंट होना चाहिए एम्पियर में, लेकिन टाइम होना चाहिए सेकंड्स में। अब ये तो मिनट और सेकंड्स में है, तो इस पूरे को सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 40 और हैं, यानी कि टोटल सेकंड्स हो गए 100। तो 100 सेकंड्स आपके पास में टाइम है। ठीक है मैम। इसके बाद में बोलता फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। कहता कि कितना सोडियम सॉलिड जो है वो आपका कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है। ठीक है। और आपको बताना है कि कितनी वॉल्यूम Cl2 की इवॉल्व हुई है NO2 पे। ठीक है, इवॉल्व हुई है एनोड पे। ठीक है, हाँ तो इतना समझाया। ठीक है, तो यार ये इंफॉर्मेशन दी है, अब हमें पूरे क्वेश्चन को करना है। कैसे करेंगे देखो, एक पार्ट मैं कराती हूँ फिर दूसरा ट्राई करना। अब देखो मुझे ना करंट और टाइम दिया हुआ है, मुझे पता है कि जैसे मुझे करंट और टाइम दिया हो, मैं पहली चीज क्या कर सकती हूँ, मैं क्यू निकाल लेती हूँ। इधर से शुरू करूं, चलो मैं पहली चीज क्या करती हूँ, मैं क्यू निकाल लेती हूँ। क्यू क्या होगा, I इंटू टी। तो करंट कितना है 96.5 और टाइम कितना है 100। तो 9650 जो है वो मेरा आ गया चार्ज, और ये किस में होगा बेटा, कूलॉम्स में होगा। जैसे ही मेरे पास चार्ज आया, मुझे क्या करना है, चार्ज आते ही मुझे नंबर ऑफ फैराडे निकालने हैं। तो दूसरा जो मैं काम करने वाली हूं, मैं कैलकुलेट कर लूंगी नंबर ऑफ फैराडेज। नंबर ऑफ फैराडेज कैसे आएंगे, जो भी मुझे चार्ज दिया है उसको 96500 से डिवाइड करना है। चार्ज मेरा कितना है 9650, इसको डिवाइड किससे करूं, 96500 से। तो चलो मैम कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपकी वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है, यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आपको जो NaCl दिया था, आप इनकी क्या रिएक्शंस लिख सकते हो, बिल्कुल रिएक्शंस लिख सकते हैं मैम। Na+ का होगा रिडक्शन, तो बेटा कैथोड की रिएक्शन लिख लो। मैम कैथोड पे होगा रिडक्शन, जो Na+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मुझे Na सॉलिड दे देगा। ये होगी मैम कैथोड पे रिएक्शन। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करोगे, सॉरी अगर आप एनोड की बात करोगे, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी मैम, एनोड पे जो Cl- है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा यानी कि Cl- जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो मैम ये ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, आपको निकालना है कि कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे। तो यानी कि बेटा Na+ से कितना सोडियम आपका बना है, यानी कि आपको मास ऑफ सोडियम फाइंड आउट करना है। यानी कि मैम अगर मेरे को कहीं ना कहीं से ये पता चल जाए ना कि कितने इलेक्ट्रॉन मैंने यूज किए हैं, तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कितना सोडियम मेरा डिपॉजिट हुआ होगा। इतना समझ आ रहा है? हाँ, अगर आपने नंबर ऑफ फैराडे निकाल लिए, तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, बिल्कुल याद है। कैसे निकाल सकते हैं? अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा दैट जो मेरे नंबर ऑफ फैराडेज हैं वो एक्चुअली इक्वल होंगे मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यानी कि यहां से मेरे को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं वो मिल गया, कितना बेटा 0.1। तो 0.1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे यूज हुए हैं। ठीक है, अब मैं निकाल सकती हूं कि कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ है। किस पे जाना है, कैथोड वाली रिएक्शन पे। कैथोड पे चलो। अब देखो मैम जब एक मोल इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो 1 मोल सोडियम सॉलिड बनता है। तो यानी कि 1 मोल सोडियम ही आपका डिपॉजिट होता होगा। यस, तो इस इंफॉर्मेशन को आप लिख लो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट्स 1 मोल सोडियम सॉलिड। कितने मोल्स आपके इलेक्ट्रॉन के यूज हुए हैं 0.1। तो अगर 1 मोल सोडियम देता है तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन आपको 0.1 मोल सोडियम देंगे। समझ आ रहा है? यस, तो यानी कि 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट 0.1 मोल Na सॉलिड। तो यहां से आपके पास में मोल्स ऑफ सोडियम सॉलिड आ गया कितना 0.1। आपसे मोल्स नहीं पूछे, आपसे पूछा था कि कितना अमाउंट यानी कि ग्राम्स में मास बताना है। तो अगर किसी चीज के मोल्स आ जाते हैं तो मास कैसे आता है, उसको बस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि मास ऑफ सोडियम सॉलिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऐसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, मोलर मास, अब बेटा सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम्स पर मोल, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2.3 ग्राम्स। तो बेटा 2.3 ग्राम्स सोडियम जो है वो आपका डिपॉजिट हुआ है। तो यहां से आपका आंसर आ गया 2.3 grams of sodium solid is deposited at cathode। समझ आया? कितना आसान था? फिर से रिवाइज करा देती हूं। क्या किया? सबसे पहले जो करंट और टाइम दिया हुआ था उससे मैंने निकाल लिया चार्ज निकाल के मेरे को पता था कि मैं नंबर ऑफ फैराडे निकाल सकती हूँ। मैंने नंबर ऑफ फैराडे से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और मैंने कैथोड की रिएक्शन को देखा। कैथोड की रिएक्शन को देख के मुझे पता चल गया कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उतने ही मोल सोडियम बनता है। तो कितने मोल्स ऑफ सोडियम बने होंगे? 0.1 मोल्स हैं मेरे पास। मास कैसे निकालूंगी? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। इजी। अगर ये समझ आया, अगर बेटा ये समझ आया तो अगला पार्ट खुद करो। स्ट्रेट लाइन कहां है? अगर वो वाला पार्ट समझ आया तो सेकंड वाला पार्ट खुद करो। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है वो देख लो। सेकंड वाला पार्ट कहता है दैट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एट NTP। यानी कि अब आपको एनोड पे देखना है। एनोड पे ही आपकी Cl2 गैस मिलेगी आपको। अब आप ये देखो कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपका लूज होता है, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो आधा मोल Cl2 बनता है। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो आधा मोल Cl2 बनता है। ठीक है, सॉरी, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो आधा मोल Cl2 बनता है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। ठीक है, तो चलो क्या लिखेंगे? हाफ मोल इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल, नहीं, क्या लिखा है? कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 मोल Cl2 गैस। ये समझ आ रहा है? बिल्कुल। अब आपके पास में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के हैं? 0.1। तो मैम 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन विल गिव 1/2 इंटू 0.1 मोल Cl2। अब आपके पास में गैस जो आपकी है Cl2 उसके मोल्स आ गए, तो मोल्स ऑफ Cl2 इज 0.1/2। अगर आपके पास में आपकी गैस के मोल्स आ गए हैं तो क्या आप उस गैस के वॉल्यूम निकाल सकते हो? जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना होता है। यस, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1/2 इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू 11.2 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 1.12 लीटर्स। तो यानी कि यहां से जो आपका आंसर आया वो क्या आया? दैट 1.12 लीटर्स ऑफ Cl2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो बेटा करना कुछ नहीं है। अब न्यूमेरिकल को देख के आपको लगेगा भाई साहब कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन क्या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज थी? नहीं, 2-3 स्टेप भी तो फॉलो किए, वो स्टेप भी लिखवा दूंगी। समझ लो, देख लो, लिख लो इस चीज को, फिर स्टेप्स लिखवा दूंगी। पानी पी रही हूं तब तक। थक गई यार, बहुत बोल लिया। जल्दी जल्दी ये लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला लिख लिया? चलो अब स्टेप्स लिखवा दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो वो स्टेप्स क्या हैं? ठीक है, स्टेप्स टू फॉलो। वैसे तो आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको समझ आ गया तो आपको ऐसे फॉर स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी अगर चाहिए किसी को तो लिख लो भाई, क्या दिक्कत है। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम? करंट दिया होता है, टाइम दिया होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप करते हैं वो होता है मैम चार्ज निकालते हैं, है ना। तो कैलकुलेट चार्ज। कैसे कैलकुलेट करेंगे चार्ज? Q इज इक्वल टू I इंटू T से। ये होगा आपका पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप क्या होगा जब चार्ज निकाल लोगे? तो मैम जब चार्ज निकाल लेंगे तो फिर नंबर ऑफ फैराडेज निकालेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडेज। अब नंबर ऑफ फैराडेज कैसे आएंगे? नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 या फिर I इंटू टी अपॉन 96500, ऐसे निकालोगे। हाँ, अब जब आप नंबर ऑफ फैराडेज निकाल लोगे तो फिर क्या कहोगे? उसके बाद में मैम थर्ड स्टेप में हम कहेंगे कि जो भी हमारे नंबर ऑफ फैराडेज हैं वो एक्चुअली किसके इक्वल होंगे? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहां से आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। तो भाई फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? बस मैम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करना है इन दी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, है ना। तो यहां पर लिख दो यूज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी रिस्पेक्टिव reaction and calculate by unitary method। और फिर कैलकुलेट कर लो अपना यूनिटरी मेथड के हिसाब से जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी है। फॉलो तो यही स्टेप्स करने हैं, ठीक है। यस, तो इसको लिख लो जिसको लिखना है, और फिर आपको आगे मैम एक होमवर्क क्वेश्चन दे देगी जिस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, चलो ये रहा आपके सामने सवाल, और ये सवाल होगा आपका होमवर्क होगा आपका सवाल, ठीक है। ये सवाल है आपका होमवर्क, ओके, कर लोगे। अब बेटा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कहता 4.25 एम्पियर करंट वाज पास्ड फॉर 1 मिनट थ्रू प्योर वाटर, फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको दिक्कत हो सकती है तो मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। बेटा जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आप इंफॉर्मेशन के लिए यहां लिख लो इलेक्ट्रोलिसिस, आपको अलग से टॉपिक बना के लिखा देती हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूं। अब भाई इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे कैथोड पे आपको पता है ना वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, H2O जो है वहां से आपको मिल जाएगा H+ और OH-, है ना। तो अब आपके पास में एक एनोड पे रिएक्शन होगी, एक कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो मैम जो आपका कैथोड है उस पे किसकी रिएक्शन होगी, आप मुझे बताओ। अगर आपके पास में ये दो आयंस हैं तो किसकी रिएक्शन होगी कैथोड पे होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड वाले आयन की, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है H+। तो मैम कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमें दे देगा हाफ H2 गैस। ऐसे लिख लो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। ये रिएक्शन है, ठीक है। एनोड की रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, तो एनोड की रिएक्शन को याद कर लो, इसको याद कर लो क्या है, OH- है। तो बेटा 4 OH- जो होते हैं वो आपको देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस 2 H2O। ये होती है आपकी एनोड पे रिएक्शन। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लो। क्वेश्चन में कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इवॉल्व्ड। इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे टोटल कितनी वॉल्यूम पूरे प्रोसेस में इवॉल्व हुई है। आपसे कोई स्पेसिफिक गैस की वॉल्यूम नहीं पूछी, टोटल कितनी वॉल्यूम पूछी है। तो ध्यान से देखो, अगर आप कैथोड की बात करोगे तो आपके पास में H2 गैस लिबरेट होती है कैथोड पे, और अगर आप एनोड की बात करोगे तो आपके पास में O2 गैस लिबरेट होती है एनोड पे। तो यानी कि आपसे अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पूछा है, अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पूछा है तो इसका मतलब है कि आपको वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 बताना होगा। यानी कि आप एनोड पहले तो नंबर ऑफ फैराडे से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप H2 की वॉल्यूम निकालोगे,
कुछ वॉल्यूम आएगी, लेटर से कुछ भी x वॉल्यूम आ गई, x लीटर, और आप एनोड पे पूरा का पूरा वो यूनिटरी मेथड यूज करके O2 की वॉल्यूम निकालोगे, लेटर से y लीटर O2 की वॉल्यूम आ गई। आपसे पूछा टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, तो टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, वो होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को हिंट में देनी थी वो मैंने आपको यहां पर इस सवाल के लिए दे दी है। तो अब आप ये सवाल जरूर करेंगे बेटा, आई डोंट थिंक सो कि अब ये सवाल आपसे गलत होगा। ठीक है, यस, तो आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा ना ये तो आप लोगों ने, चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ें क्या आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे बेटा हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें ना कुछ रटने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। क्या है, ध्यान से सुनो। कहता कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ कटायंस एंड अनायंस, अगर आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर आपके इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हैं और लेटर से मैंने आपको कहा कि आपके पास में NaCl सोल्यूशन है, अगर आपके पास में सिर्फ NaCl सोल्यूशन है तो आप कहोगे कि मैम Na+ जो है वो कैथोड पे जाएगा, रिडक्शन कर लेगा, और Cl- जो है वो चुपचाप एनोड पे जाएगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। यहां तक तो ठीक था, ये रहा आपके पास में Na+ और ये रहा आपके पास में Cl-, इसका रिडक्शन हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब मैंने स्मार्टनेस दिखाई, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाल दिया वाटर भी, यानी कि बेटा मैंने जो सोल्यूशन दिया वो H+ और OH-, यानी कि बेटा आपके पास में ऐसा सोल्यूशन आ गया जिसके अंदर Na+ भी है और H+ भी है, और ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है एक्वस NaCl सोल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर भी है, H+ भी है और OH- भी है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका है, और NaCl जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होना है, Na+ भी है, Cl- भी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। अब तक तो हम इसको ध्यान में ही नहीं दे रहे थे, अभी तक तो हम सिर्फ NaCl की बात कर रहे थे। अब मैं कहती हूं कि ये भी कहानी में आ गए। अब क्या करोगे, जब कंपटीशन आ जाएगा तो क्या होगा, जब कंपटीशन आता है तो कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, जब कंपटीशन आता है तो कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, क्योंकि अब दोनों में से कोई एक ही रिड्यूस हो पाएगा, दूसरा सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब मैम मुझे एक चीज तो पता है कि इन दोनों में से कोई कैथोड पे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज तो दो ही हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक कैथोड पे जाएगा। ऑल्सो मैम मुझे पता है कि इन दोनों में से ही कोई एक एनोड पे जाएगा, लेकिन कौन जाएगा ये मुझे नहीं पता। तो पहले हम पॉजिटिव वाले की बात करते हैं, फिर हम नेगेटिव वाले की बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Na+ और H+ में से कौन सा कैथोड पे जाएगा, तो आप अपने हिसाब से क्या जवाब दोगे, सोच कर देखो, खुद से सोचो कि यार इनमें से कौन से को जाना चाहिए। तुक्का मत मारना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करना। ठीक है, काफी पढ़ाया है मैंने अभी तक आपको। तो अब आप सोचोगे, हिंट दे देती हूं कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये हिंट है। कहोगे मैम ये हिंट है, ये तो हमें रटा रहे हो आप कब से। हाँ, तो ठीक है भाई, मैम ने हिंट दे दिया। अब सोचो मैम Na+ और H+ के बारे में अगर मैं देखूं तो मैम रिडक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी कि बेटा जब किसी दो लोगों के बीच में रेस होगी तो आप ये देखो कि उन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैथोड पे रिडक्शन होगा, और जिसका कम होगा फिर उसका नहीं होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, तो वो जल्दी जल्दी भागेगा ना। और ये चीज हमें किससे पता चलती है, रिडक्शन पोटेंशियल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो फिर से आपकी कहानी में आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम मूव करती हूं रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि बेटा जो जितना नीचे उतना ज्यादा उसका रिडक्शन हो सकता है, यानी कि वो उतना ही जल्दी कैथोड पे जाएगा। राइट, यस, तो यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं एज वी मूव डाउन the electrochemical series,
elements preferentially gets reduced more on cathode. तो अब आपको बस क्या करना है, जो भी दो आपको कैटायंस दिए हुए हैं, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो कौन नीचे है. जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो पहले जाके रिड्यूस हो जाएगा. तो यानी कि मैम अगर हमारे पास में यहाँ पे Na+ है और Na+ है और H+ है, तो देख लेते हैं यहां पर मैम Na यहां पर आ रहा है और H यहां पर आ रहा है, तो मैम H नीचे है तो पक्का H का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो आप यहां पर क्या कह सकते हो, दैट सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ इज मोर, so it gets reduced. ठीक है, तो बेटा यहां से हम क्या कह सकते हैं कि H+ जो है वो आपका कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगी, H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको H2 गैस दे देगा. तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे, H2 गैस लिबरेट होगी कैथोड पे. ठीक है, तो Na+ आपका सोल्यूशन में पड़ा रह जाएगा, हार गया वो बेचारा. अब बात आती है Cl- और OH- की. तो मैम अनायंस में क्या होता है, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है. तो बेटा जब आप अनायंस की बात करते हो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये सारी की सारी कैटायंस की है. अभी तक मैंने आपको यहाँ पे अनायंस नहीं लिखवाए है ना, तो अनायंस के लिए मैं आपके लिए थोड़ा और आसान कर दूंगी. ये होता है अनायंस का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. Cl- और OH- अगर कभी आए तो Cl- जो होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा. अगर CH3COO- और OH- आया तो बेटा CH3COO- पहले ऑक्सीडाइज होगा. अब आप बहुत सारे कहोगे कि मैम अगर ये दोनों साथ आ गए, तो बेटा आपके सिलेबस में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों साथ आ जाए. ठीक है, डोंट वरी. और ना ही ये तीनों कभी साथ में आएंगे, हमेशा एक 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 कोई आएगा ताकि आप आसानी से चूज कर पाओ. ठीक है, क्लियर है. तो ये होता है आपके अनायंस के लिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. किसके लिए, एनोड पे. तो अगर मैं यहां देखूं तो Cl- का ऑक्सीडेशन होना चाहिए. तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे. अब बताओ Cl- है और OH- है, तो कौन जाएगा एनोड पे, मैम Cl- जाएगा एनोड पे. तो यानी कि Cl- का ऑक्सीडेशन होगा. क्या ऑक्सीडेशन होगा, Cl- गिव्स यू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. तो यानी कि मैम एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होगी और कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होगी. ये आपका, मैं पता है ना क्यों लिख रही हूं इतनी सारी चीजें, ये आपका प्रोडक्ट होगा कैथोड पे, प्रोडक्ट एट कैथोड, क्योंकि ऐसे ही सवाल आएंगे. और ये होगा आपका प्रोडक्ट एट एनोड. ठीक है, और बेटा जो आपके ये दोनों हैं जो नहीं हुए डिस्चार्ज, वो दोनों आपके सोल्यूशन में रह जाएंगे. यानी कि आपके सोल्यूशन में क्या है, इन सोल्यूशन NaOH इज फॉर्म्ड. देख रहे हो, NaOH फॉर्म हो गया. और NaOH क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में. तो आपका सोल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है. ठीक है, एंड हेंस सोल्यूशन becomes basic in nature, समझ आया. अगर ये समझ आया तो अगला सवाल आप खुद करेंगे बिल्कुल ऐसे ही. पहले देखो पॉजिटिव वाली साइड किसका रिडक्शन होगा, फिर देखो नेगेटिव वाली साइड किसका होगा, फिर जो रह गया वो आपका सोल्यूशन में रहेगा. उससे आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा. ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल आप खुद करेंगे बेटा. ये आ गया. अगर आपके पास में, अच्छा NaCl तो हम कर चुके हैं मैम, अभी तो किया था NaCl. तो बेटा NaCl तो हम कर चुके हैं. आपका जो मीडियम होगा वो एल्केलाइन होगा, बेसिक होगा. ठीक है, चलो अगला वाला करो. ये तो हम कर चुके हैं. एक्वस CuSO4 सोल्यूशन है. पहले खुद ट्राई करना, अगेन बोल रही हूं, पहले खुद ट्राई करो फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ट्राई करो. चलो अब मैम करेगी इस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले वाली कहानी ही कह रहा है मैम. क्वेश्चन कहता है कि इस बार आपके पास में एक्वस CuSO4 सोल्यूशन है. यानी कि बेटा आपके पास में एक तो Cu2+ है और SO4 2- है. दूसरा मैम आपके पास में एक्वस है, यानी कि H+ और OH- भी ले लो. मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे
कैथोड पे तो इन्हीं दोनों में से कोई एक रिड्यूस होगा और यहाँ पे एनोड पे इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यस। तो चलिए देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। तो अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास में है CuSO4 Cu और H प्लस। ठीक है, अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे बेटा तो H प्लस एंड देन कॉपर, तो मतलब कि मैम ये नीचे आता है। नहीं भरोसा मैम पे तो मैम पे भरोसा मत करो, और यहां पर देख लो ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा आपका कॉपर, है ना। तो यानी कि मैम बिल्कुल सही बोल रही हैं, तो कभी कभी मैम पर भरोसा कर लिया करो। ठीक है, तो यानी कि मैम यहां पर कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, कॉपर 2 प्लस रिड्यूस होगा। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो अगेन बेटा OH माइनस है और आपके पास में SO4 2 माइनस है, और अगर आप SO4 2 माइनस की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास में कहां था प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, कहां गया, ये रहा बेटा। और अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास में SO4 2 माइनस ये रहा, OH माइनस ये रहा, तो यानी कि मैम ऑक्सीडेशन होगा OH माइनस का। ठीक है, तो मैम यहां पर ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर देते हैं। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा, तो ये होगा कॉपर सॉलिड आपका प्रोडक्ट। अगेन बेटा यहाँ पर 4 OH माइनस जो है वो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है, O2 देता है और 2 H2O देता है, तो यहां पर O2 और H2O आपका प्रोडक्ट होगा, राइट। यस, तो यानी कि मैम अब अगर मैम आपसे पूछती हैं कि सोल्यूशन में क्या रहा, तो आप सोल्यूशन में कहोगे कि मैम H प्लस और SO4 2 माइनस रहा। तो H आपके पास में प्लस है, SO4 2 माइनस है, तो बेटा क्या बनेगा मैम H2SO4 बनेगा। और H2SO4 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तो जो आपका सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, राइट। यस, तो इस तरीके से आपको बस फाइंड आउट करना है, इजी है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है मैम, बहुत आसान है। अगर बहुत आसान है तो कर दीजिए इस सवाल को इसी वक्त, तो फटाफट करो यार, इसको फटाफट करो, मतलब लास्ट वाले टाइम से ज्यादा कम टाइम लगाना है। ठीक है, चलो क्या होगा मैम, एक्वस है, AgNO3 है, तो एक तो होगा Ag प्लस, एक होगा NO3 माइनस, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। ठीक है, तो अब अगर मैम यहां पर मैं देखूं तो मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से Ag प्लस और H प्लस में से कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो Ag प्लस जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, Ag प्लस हाइड्रोजन H प्लस से नीचे आता है। ठीक है, अगर आप NO3 और OH माइनस देखेंगे तो आप देखेंगे कि OH माइनस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो रिडक्शन होगा वो होगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू Ag सॉलिड। सिमिलरली OH माइनस मैम अगेन OH माइनस विल गिव यू 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस H2O। तो आपके सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा मैम, हमारे सॉल्यूशन में रह जाएगा H और H प्लस और NO3। तो बेटा H प्लस और NO3 आपके सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करेगा, HNO3, एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो मैम जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको इस तरीके से जवाब देने हैं। अब इन सभी केसेस में जो हमने एक चीज कॉमन रखी है वो ये है बेटा कि हमने जो इलेक्ट्रोड्स थे ना वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स रखे थे। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करते। प्लैटिनम, पैलेडियम, कार्बन बेटा ये ना कोई जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, यस। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने अब आपको इसका जवाब दे दिया, तो आई होप यहां तक क्लियर है। लेकिन व्हाट इफ मैम आप इन तीनों इलेक्ट्रोड्स के अलावा कोई और इलेक्ट्रोड रखो जो रिएक्ट कर रहा हो, तो क्या वो इन कैथोड और एनोड की रिएक्शंस पे कोई अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में क्या होता है, आपके सिलेबस में आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैम आपके साथ डिस्कस कर देंगी। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो बेटा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स बेसिकली मेजर 3 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मैं हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला है कि अगर आपके पास में एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ये एक एग्जाम्पल है।
इसका मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी सोल्यूशन का आपके पास में एक्वस सोल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था और इलेक्ट्रोड भी कॉपर का था, ठीक है, तो यानी कि मैम फर्स्ट केस में जिस का सोल्यूशन है, यानी कि आपके पास में यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है और आपने इलेक्ट्रोड भी किसका ले लिया, कॉपर का ले लिया, तो बेटा कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही रिडक्शन होगा। यानी कि मैम कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी इस केस में, बेटा कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चला जाएगा, और एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी बेटा, कॉपर सॉलिड जो है वो आपको कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। यानी कि उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा अगर आपके पास में एक्वस सोल्यूशन उसी का है जिसका आपके पास इलेक्ट्रोड है। अगर आपके पास में मान लो इस कॉपर सल्फेट की जगह पे आ जाता लेट अस से AgSO4, अगर आपके पास में AgSO4 आ जाता और Ag सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड आ जाता, तो बेटा फिर सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होता, सिल्वर का ही रिडक्शन होता। मतलब जिसका एक्वस सोल्यूशन है अगर उसी का इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही उसी के होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यस, तो ये एक एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसके आगे और समझा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कहता है कि अगर आपके पास में एक्वस NaCl है और मरकरी इलेक्ट्रोड है। अब बेटा अगर कभी इलेक्ट्रोलिसिस में आपको मरकरी इलेक्ट्रोड मिल जाए और आपके सोल्यूशन में आपके पास में एक्वस NaCl है या फिर एक्वस NaOH है, मतलब सोडियम प्रेजेंट है, आयंस कटायंस के अंदर Na+ अगर प्रेजेंट है, तो बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका रिडक्शन जो होगा कैथोड पे सोडियम का ही होगा। मतलब कि आपको पता है जब आपके पास में एक्वस NaCl होता है तो आपके पास में Na+ और OH Na+ और क्या कर रही हूं Na+ और H+ आयन होता है। यहां पे आपके पास में Cl- और OH- आयन होता है। और मैम जब हमारे पास में इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते थे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते थे और उस हिसाब से आपके पास में ये जो H+ है इसका रिडक्शन होना चाहिए था, है ना। लेकिन ये कब होता है, जब आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब अगर आपके पास में मरकरी का इलेक्ट्रोड है, अगर आपके पास में मरकरी का इलेक्ट्रोड है तो बेटा चाहे कुछ भी हो जाए आपका रिडक्शन सोडियम प्लस का ही होगा। और आपका यहां पे कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na सॉलिड, ठीक है, यही होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूं। क्योंकि जो मरकरी है ना वो चाहता है कि सोडियम बने। अगर सोडियम का कटायन है तो सोडियम बनना चाहिए, क्योंकि सोडियम जब बन जाएगा तो वो मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ अमेल्गम फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, अमेल्गम फॉर्म कर लेगा। तो यहां पर आपके पास में अमेल्गम, इसे अमेल्गम कहते हैं, और अमेल्गम फॉर्म होने की वजह से आपका जब भी मरकरी इलेक्ट्रोड होगा तो सोडियम ही रिड्यूस होगा, चाहे उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला कटायन प्रेजेंट हो फिर भी। ये तो मैंने NaCl। और अब आप कहोगे मैम एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे बेटा वही होगा जो हो रहा था, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कैथोड पे अगर आपके पास में मरकरी इलेक्ट्रोड है और Na+ आयन है तो Na ही सॉलिड, उसी का रिडक्शन होगा और वो मरकरी के साथ अमेल्गम फॉर्म कर लेगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, अगर किसी का एक्वस सोल्यूशन है और उसी का इलेक्ट्रोड है तो उसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अगर आपके सोल्यूशन में एक्वस Na+ आयन प्रेजेंट है और आपके पास में मरकरी इलेक्ट्रोड है तो फिर हमेशा रिडक्शन आपका Na+ का ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर थर्ड केस है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अगर आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन आ जाता है, अगर आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन आ जाता है तो बेटा थर्ड केस तो आगे ही लिखना पड़ेगा ना। तो बेटा थर्ड केस में क्या होता है, आपके पास में कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे आपके पास में रिएक्शन होगी, जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको H2 गैस दे देगा, ठीक है। यही होगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो। और बेटा एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपका जो SO4 2- है उसका ऑक्सीडेशन होता है और आपको S2O4 2 नेगेटिव मिलता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स S2O8, ठीक है। तो ये आपकी कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस होती हैं जब आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन आता है
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस ये 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जो थर्ड वाला है वो तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, वो आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस भी लिख देती हूँ, आउट ऑफ सिलेबस। पर हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा बच्चा पार्टी को बता देना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट मत पढ़ना चाहे, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं जब आपके पास में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। अगर नॉर्मल प्लैटिनम, पैलेडियम और कार्बन है तो फिर तो आप नॉर्मल जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करके। लेकिन अगर ऐसे कोई केस आ जाए तो दिक्कत है, तो आप बस ध्यान रखना, ठीक है। यस, तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे वाला भी लिख लो, लिख लिया? चलो, अगर ये समझ आ गया तो अब आप एक क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन से अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं सारी बस क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। क्या बोलता है कि अगर आपके पास में एक ऐसा सोल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और आपका सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले खुद ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, फिर मैम तो बताएंगी। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। तो आपके पास में है एक्वस AgNO3। मैम अगर हमारे पास में एक्वस AgNO3 है, आपके पास में बेटा एक्वस AgNO3 है और आपके पास में सोल्यूशन के अंदर ध्यान से देखो Ag का ही इलेक्ट्रोड है, जिसका सोल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड है, जिसका सोल्यूशन है उसी का क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो मैम उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। तो यानी कि अगर आप एनोड पे बात करते हो तो मैम एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो Ag का ऑक्सीडेशन होगा, तो Ag जो है वो आपका Ag प्लस इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। तो ये आपका एनोड पे रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट Ag प्लस होगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट एट कैथोड की बात करोगे तो मैम इसी का रिडक्शन होगा, तो यानी कि Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और बेटा सोल्यूशन तो आपका न्यूट्रल ही होगा, राइट? यस, तो सोल्यूशन के बारे में कोई एसिडिक या बेसिक बिहेवियर नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में एक्वस AgNO3 सोल्यूशन और बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अब आपके पास में एक्वस AgNO3 है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड देखो प्लैटिनम है, यानी कि आपको अब रिडक्शन पोटेंशियल्स देखने हैं। तो एक्वस है यानी कि एक तो आपके पास H प्लस है और OH माइनस है, दूसरा आपके पास में Ag प्लस है और NO3 माइनस है। तो मैम यहां से अगर हम देखें तो Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो Ag प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे बेटा इसका रिडक्शन होगा और यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पे आपके पास में हम किसकी बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं, तो एनोड की रिएक्शन लिखेंगे पहले। यहाँ पे एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी मैम, एनोड की रिएक्शन हो जाएगी 4OH माइनस विल गिव मी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस H2O, है ना। तो यहाँ पे आपके ये प्रोडक्ट्स बनेंगे एनोड पे। अब अगर आप कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे मैम, ये कैथोड वाली रिएक्शन होगी। तो बेटा Ag प्लस जो है, Ag प्लस जो है वो मैम इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड फॉर्म कर देगा, क्योंकि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा है, ठीक है। यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपके सोल्यूशन का मीडियम क्या होगा, आपके सोल्यूशन में क्या बचेगा बेटा, मैम ये मेरे सोल्यूशन में बचेगा HNO3, और HNO3 क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, इजी। अगले वाले पे आ जाओ। अगला है यू हैव एक्वस PbCl2। आपके पास में है एक्वस PbCl2, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। एक्वस PbCl2 है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। होमवर्क दे दूं क्या, इलेक्ट्रोड को देखो पहले, फिर रिडक्शन पोटेंशियल्स को देखो और इस क्वेश्चन को कर दोगे क्या, बता दोगे मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ एनोड, प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड मीडियम, प्लीज बता देना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे थर्ड वाले पार्ट का आंसर देना, ट्राई करना खुद से। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखना, इनर्ट है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। परफेक्ट, कर लोगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको, मैम साइड हो जाएंगी, नोट कर लो भाई। ओके, अब
इसके बाद में बेटा मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज लाई हूं जो कई बार आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाएगी, विच इज करंट एफिशिएंसी। देखो, एक तो आपको सीधा बोल दिया जाता है कि 4 एम्पियर करंट पास किया, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी होती है और आपको इफेक्टिव करंट फाइंड आउट करना होता है। तो करंट एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है कि मान लो मैंने 4 एम्पियर करंट पास किया, ठीक है, लेकिन जो मेरी करंट एफिशिएंसी है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 50% है, विद 50% करंट एफिशिएंसी। तो इस केस में बेटा जब आपको करंट एफिशिएंसी दी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर लिखते थे वो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप 4 एम्पियर तब लिखते थे जब आप ये सोचते थे कि मैम 100% एफिशिएंसी है, जितना करंट दे रहा है उतना करंट आपका रिएक्शन में यूज हो रहा है, लेकिन जितना करंट दे रहा है उसका सिर्फ 50% ही करंट आपके लिए एफिशिएंट है, बाकी का 50% कोई काम का नहीं है। तो इस केस में बेटा जो आपका करंट आता है वो 50% है, तो 50/100 ऑफ जो करंट आपको दिया है 4 एम्पियर, ये आपकी करंट एफिशिएंसी होगी, यानी कि 1/2, यानी कि सिर्फ 2 एम्पियर करंट ही आपके काम का करंट है। तो जो आप चार्ज निकालोगे वो आप इस 2 एम्पियर करंट को यूज करके निकालोगे। तो करंट एफिशिएंसी सिर्फ इसलिए होती है ताकि आप एफिशिएंट करंट फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। देखो, करंट एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड करंट दैट इज एक्चुअली इफेक्टिव एंड यूज्ड अप इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी दी हो तो बेटा आप एफिशिएंट करंट निकाल लेना, उसके बाद में आप चार्ज निकालना और फिर नंबर ऑफ फैराडेज और फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो बस ये इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज थी, इतना अगर आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया। तो लिख लो अगर आपको लिखना है तो। ओके, अब बेटा हम आते हैं फैराडेज लॉ पे। अब फैराडेज लॉ, एक्चुअली आपको एक बात बताऊं तो आप फैराडेज लॉ ना कर चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड द फैराडेज लॉ। अगर फैराडेज लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल आया तो आप उस क्वेश्चन को बिना कोई झिझक के, बिना ये फैराडेज लॉ के फॉर्मूले अप्लाई करने के बिना ही आप उस सवाल को कर सकते हो। कैसे मैम, ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मैम ने आपको वो स्टेप्स लिखवाए थे। वो जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे ना, एक्चुअली वो आपको फैराडेज लॉ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक देता है। यानी कि आपको अगर वो स्टेप्स आते हैं तो आपको फैराडेज लॉ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके उसी से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको फैराडेज लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी, बट क्वेश्चन हमेशा उसी तरह से सॉल्व करना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यस, तो चलो अब हम फैराडेज लॉ की डेफिनेशन तो लिख ही लेते हैं। तो बेटा फैराडेज लॉ में अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडेज लॉ जो है वो फर्स्ट फैराडेज लॉ क्या कहता है, दैट द अमाउंट ऑफ वेट, मैं पहले लिख देती हूं फिर समझाऊंगी, द अमाउंट ऑफ वेट ऑल्टर्ड एट the electrodes in electrolysis process is directly proportional to the charge passed through the electrodes। अब देखो ये बेसिकली कहता क्या है, ये कहता है कि आपको पता है कैथोड पे क्या होता है मैम, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अगर किसी चीज का रिडक्शन होता है, जैसे कि हम Na+ में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे और सोडियम सॉलिड बनाते थे, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था बेटा, ये अगर आपका कैथोड है और आपके सोल्यूशन में Na+ है तो ये Na सॉलिड बनके इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, तो धीरे धीरे ये मोटा होता है, जो मैंने आपको बताया है ना। यस, तो यानी कि बेटा कैथोड के ऊपर मास जो चेंज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता रहता है टाइम के साथ, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा वैसे वैसे ज्यादा सॉलिड जो है, सोडियम सॉलिड जो है वो ऐड होता रहेगा और मास धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रोड पे मास इंक्रीज होता है। अब अगर आप एनोड की बात करो, अगर कैथोड की बात करो तो उस पे इंक्रीज होता है। अगर आप कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे आपके पास में
कैथोड पे हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, Cl माइनस का एग्जांपल लेते हैं। जो Cl माइनस है बेटा वो आपको Cl2 गैस और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका Cl है वो बेटा Cl2 बनकर ऊपर चला जाता है। तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा होता है तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी आयनिक सोल्यूशन में देखो ये केस क्या है, इस केस में जो आपके इसके ऊपर Cl होगा, इसके ऊपर जो Cl माइनस होगा वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो आपका Cl माइनस होगा वो एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा और खुद Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि एनोड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है मैम, पतला होता रहता है। ये बात तो आपको समझ आती है, ये बात तो आपको समझ आती है। यानी कि मैम मास जो है वो चेंज होता है, मास तो चेंज होता है, इतना समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल मास चेंज होता है। कैथोड पे इंक्रीज होता है, एनोड पे डिक्रीज होता है ना। इसीलिए ओवरऑल जो यहां पर आपको डेफिनेशन लिखी वो क्या लिख दी कि जो अमाउंट ऑफ वेट ऑल्टर्ड, अमाउंट ऑफ वेट ऑल्टर्ड का मतलब है कि कितना वेट चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ तो हुआ ही है। तो जो अमाउंट ऑफ वेट ऑल्टर्ड है एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड या कैथोड दोनों पे, कितना वेट चेंज होगा एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज आपने सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज किया है, राइट। यस, तो यानी कि बेटा इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो मास लेटर से W है वेट ऑल्टर्ड, तो मैं यहां लिख देती हूं W क्या है, वेट ऑल्टर्ड, क्या है, वेट ऑल्टर्ड। तो जो ये वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज, और Q क्या है बेटा, चार्ज जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज किया है, ठीक है। अब बेटा जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो आप W को एक Z फैक्टर आ जाता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है सेट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में। अब आपको पता है कि Q जो होता है वो क्या होता है, I इंटू टी होता है, तो W जो होगा वो ZI इंटू टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस, तो यहां पर बेटा ये आपके पास में आ जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। यस, अब ये है आपका फैराडेज लॉ, ये है आपका फर्स्ट फैराडे लॉ, ठीक है। पहला फैराडे लॉ जो है वो यही है, बहुत ही आसान है यार, इसमें क्या बड़ी बात है मैम, कुछ बड़ी बात नहीं है, मुझे तो सारी चीजें समझ आ गई हैं कि वेट जो चेंज होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपको बेसिकली निकालना क्या होता है, वेट निकालना होता है, ठीक है। और Z यहां पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब बेटा कई बार क्वेश्चन में मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z की डेफिनेशन पूछते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा Z लिख दूं, चलो Z लिख देते हैं। Z होता क्या है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, when 1 एम्पियर। अब देखो आपको पता ना कि W किसके इक्वल है, ZIT के। अब बेटा अगर मैं करंट को 1 एम्पियर ले लूं और टाइम को मैं 1 सेकेंड ले लूं, यानी कि मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज करूंगी, तो W जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल। तो बेसिकली Z क्या है, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज the weight altered, the electrochemical equivalence is the weight altered when 1 ampere of current is passed for 1 second during the electrolysis process। तो कितनी आसान डेफिनेशन होगी, है ना। तो इसी को लिख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल equivalence is the mass altered, it is the mass altered when 1 ampere of current is passed for 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर करंट जो है वो पास होता है फॉर 1 सेकेंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो यहां क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कोई इशू नहीं है यहां तक। यस, तो मैम यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट W इज इक्वल टू Z।
कब? when I is equal to 1 एम्पियर and when time is equal to 1 सेकेंड, राइट? यस, कोई इशू नहीं है, यहां तक परफेक्ट है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिख लो पहले आप लोग। अगला लिख लो, ये भी लिख लो, लिख लिया, परफेक्ट। अब बेटा फैराडेज लॉ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको फैराडेज लॉ से भी करना सिखा दूं और फिर उससे भी, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम टेलिंग यू कि आप फैराडेज का हर एक क्वेश्चन उस ट्रिक से कर सकते हो जो मैम ने बताई है, तो ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, राइट? यस। तो फैराडे एक्चुअली क्या बताता है कि कितना मास ऑल्टर हुआ है, यानी कि कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, कितना मास एनोड पे इन एनोड से चेंज गया है, राइट? और वही आप इन स्टेप से फॉलो करके आंसर निकालते हैं, राइट? तो इससे ट्राई करो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को जो मेथड मैम ने बताया था। You have 96.5 एम्पियर ऑफ करंट पास फॉर 200 सेकेंड्स, तो यानी कि आपके पास में करंट जो है वो कितना है 96.5 एम्पियर और टाइम जो है वो है आपके पास में 200 सेकेंड्स। थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ मोल्टन NaCl, आपके पास में NaCl का सोल्यूशन था। बेटा मोल्टन NaCl है यानी कि वाटर नहीं है, तो Na+ का रिडक्शन होगा और Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। फाइंड द मास ऑफ Cl2 गैस लिबरेटेड, आपको सिर्फ Cl2 गैस लिबरेट करनी है, तो आपको पता है Cl- एनोड पे होता है, तो सिर्फ एनोड वाली रिएक्शन लिख लो क्योंकि कैथोड वाले का कोई रोल नहीं है। तो एनोड पे मैम जो Cl- होता है वो जाता है हाफ Cl2 में, प्लस मैम आ जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यस। तो अब मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट है, टाइम है, तो क्यू निकाल लेते हैं 96I × T, IT which is equal to 96.5 into 200, तो ये आ जाएगा 9650 into 2, तो ये इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? 9650 into 2, क्यों? कैलकुलेशन आसान होगी। अब नेक्स्ट स्टेप होता था नंबर ऑफ फैराडेज निकालना, which is equal to Q upon 9650 which is equal to 9650 into 2 upon 9650, तो ये पूरा गया, ये गया, यहाँ पे 10 बच गया, ये 1/5 आ गया, है ना? तो आपके पास में जो आपके Q की वैल्यू आई, सॉरी जो आपके नंबर ऑफ फैराडेज आए वो कितने आ गए? 1/5। हमें पता है दैट जो मेरे नंबर ऑफ फैराडेज होते हैं वही मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, तो यानी कि आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1/5। अब आप इस रिएक्शन को देखो, आपसे पूछा है कि मास कितना Cl2 का लिबरेट हुआ है। अब देखो बेटा, है ना? हाँ, अब देखो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है तो हाफ मोल Cl2 लिबरेट होती है। व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज्ड, हाफ मोल Cl2 लिबरेटेड, ठीक है? परफेक्ट है। तो यानी कि मैम अगर आपके पास में 1/5 मोल्स इलेक्ट्रॉन के हैं तो 1/2 into 1/5 मोल Cl2 लिबरेट हुई होगी, तो यानी कि यहां से आपके पास में मोल्स ऑफ Cl2 लिबरेटेड आ गया, कितना? 1/2 into 1/5 which is equal to 1/10। आपसे पूछा है कि कितना मास ऑफ Cl2 लिबरेट हुआ है, इस बार वॉल्यूम नहीं पूछा, मास पूछा है। तो किसी भी चीज का अगर आपके पास में मोल्स हैं तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास आ जाता है, तो यानी कि मास ऑफ Cl2 liberated, mass of Cl2 liberated is equal to moles into molar mass। मोल्स कितने हैं? 1/10। मोलर मास बेटा एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, 2 क्लोरीन है Cl2 में, तो यानी कि 71 ग्राम्स पर मोल, 71 which is equal to 7.1 grams। तो 7.1 grams of Cl2 is liberated एट एनोड, ठीक है? ये आपने मुझे बता दिया। क्या मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? क्या मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? होमवर्क क्वेश्चन क्या है? गिव मी द मास ऑफ सोडियम सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड। आपको मुझे मास ऑफ सोडियम बताना है, मास ऑफ सोडियम बताना है जो आपका कैथोड पे
डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके आपको मुझे सोडियम का मास होमवर्क क्वेश्चन की तरह बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यस, तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे करना है। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी आ जाती, अगर आपसे बोल दिया जाता कि 40% एफिशिएंट है करंट, तो आप क्या लिखते? बस इस 96.5 एम्पियर को 40/100 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती उससे आप चार्ज निकालते और फिर सारी की सारी कैलकुलेशंस उसके हिसाब से करते। ठीक है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। बहुत बढ़िया बेटा, लिख लो, ये वाला पार्ट भी लिख लो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आज का सेशन कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, है ना। यस, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। The electrolytic decomposition of dilute sulfuric acid with platinum electrode cathodic reaction is। तो आपको बताना है कि कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी। अब यार मेरे को बहुत साफ साफ पता है कैथोडिक रिएक्शन है। मैम कैथोड पे कभी ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं, कैथोड पे सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन वाले तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब इन दोनों में से मुझे देखना है द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा आपको ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया। अब वो जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला पार्ट था वो अलग था। अगर डाइल्यूट है तो इसका मतलब है कि आपके पास में H+ और SO4 2- है, इससे डाइल्यूट मतलब वाटर, तो यहाँ पे H+ और OH- भी है। आपसे पूछा है कैथोडिक रिएक्शन, तो आपको सिर्फ कैथोड के लिए देखना है और कैथोड पे सिर्फ पॉजिटिव आयंस का ही रिडक्शन हो सकता है, तो यानी कि आपको बस ये देखना था। अगर आप यहां पर देखोगे तो आप कहोगे कि मैम यहां पर रिडक्शन होगा और दोनों ही केसेस में H+ है, तो यानी कि मैम रिडक्शन होगा H+ का। H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 गैस लिबरेट कर देगा, राइट। यस, तो यहां पर ऑप्शंस देख लो, रिडक्शन किसका होगा? H+ का। तो यानी कि मैम ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। तो जवाब क्वेश्चन कहता है which one of the following metals cannot be obtained on the electrolysis of a aqueous solution of its salts। ठीक है, तो कहता कि कौन सा मेटल जो है वो कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा आप एक चीज देख सकते हो कि मेटल ऑब्टेन होना चाहिए। मेटल कब ऑब्टेन होता है? मैम जब भी कोई पॉजिटिव कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है तो हमें मेटल मिलता है ना। ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो जनरली आयंस मिलते हैं, है ना। यस, तो यानी कि ये आपसे कैथोड की रिएक्शन की बात कर रहा है। कहता कि कौन सा मेटल हमें कभी ऑब्टेन नहीं हो सकता ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। ठीक है, अगर उसका एक्वस सोल्यूशन है तो 1 by 1 हम हर एक केस में देखेंगे कि रिडक्शन करने पे कौन से केस में आपको कभी भी वो मेटल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास है मैग्नीशियम, यानी कि आपके पास में कोई एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं। अगर आपके पास में एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन है तो यानी कि आपके पास क्या होगा बेटा? एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट में H+ होगा वाटर का और Mg2+ होगा। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है और Mg जो होता है वो ऊपर होता है, यानी कि इसका रिडक्शन होगा, Mg का रिडक्शन नहीं होगा। तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 दे देगा और आपकी मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं हो पाएगी। अगर Mg2+ रिड्यूस नहीं हो पाएगा तो आपको Mg मेटल कभी नहीं मिल सकता है ना। यही तो वो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो अपने एक्वस सोल्यूशन से कभी भी आपको नहीं मिल सकता। तो भाई एक्वस MgSO4 सोल्यूशन या एक्वस Mg2+ आयन वाला कोई भी सोल्यूशन होगा वो कभी भी आपको Mg मेटल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होता है। तो आपको पहले ही
ऑप्शन में अपना आंसर मिल गया। ठीक है, मैं बाकी भी आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं Ag की बात करूं, अगर बेटा मैं Ag की बात करती हूं तो कोई भी लेट अस से AgCl सोल्यूशन ले लो एक्वस, तो यानी कि आपके पास में H प्लस होगा और Ag प्लस होगा। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो भाई इसमें इसका रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बनाएगा, तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन से मिल सकता है। सेम इसी तरह से ये दोनों भी मिल सकते हैं, लेकिन जो H प्लस से ऊपर हैं वो नहीं मिल सकते, राइट। यस, तो यहां से आप अपना आंसर Mg ऑप्शन 1 टिक कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बता रही हूं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है A solution of potassium sulfate, आपके पास में एक सोल्यूशन है पोटेशियम सल्फेट का, यानी कि K2SO4 जो होता है वो आपका पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन होता है। इन वाटर, पानी के अंदर है तो बेटा एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, आपने कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज किया, इनर्ट। तो जो हम चीज हमेशा करते हैं वैसे ही सवाल का आंसर करना है। द प्रोडक्ट्स एट द कैथोड एंड एनोड, आपको कैथोड और एनोड दोनों के प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो मैम एक तो K प्लस और SO4 2 माइनस होगा, दूसरा वाटर है तो H प्लस और OH माइनस होगा। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो K प्लस जो होगा, पोटेशियम जो है वो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, H प्लस नीचे आता है, तो मैम इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये रिड्यूस होगा। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2, मैम हाफ H2 गैस मिलेगी। तो यहां पर कैथोड पे तो मुझे पता चल गया मुझे H2 गैस मिलेगी। चलो अब बात करते हैं एनोड की। एनोड पे अगर आप देखोगे तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो मैम OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और आपको मिलेगा 4OH माइनस विल गिव यू 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस H2O, है ना। यस, तो बेटा यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपकी O2 गैस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मैम कैथोड पे मिल रहा है H2 और एनोड पे मिल रहा है O2, तो ऑप्शन देख लो H2, O2। बेटा पहले कैथोड का बताना है फिर एनोड का बताना है, तो मैम कैथोड पे H2 और एनोड पे O2, तो H2, O2 ऑप्शन ए जो है वो आपका फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यस, तो था ना कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजा आया अगर एक बार सारी चीजें समझ आ जाए तो। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे, है ना। यस, तो बस ऐसे कर लोगे क्वेश्चंस। और बेटा इसी के साथ हम हमारे सेशन के एंड पर आ गए हैं। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, एंड आई विश कि आप मुझे हर एक होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, यस, सो थैंक यू सो मच बच्चे। एंड जब मैम जाएंगी तो मैम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएंगी। प्रॉमिस किया था, तो चलिए अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। स्टोरी सुनिए जी। बेटा एक बार ना बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स होते हैं जो एक साथ जा रहे होते हैं, और उनमें से 2 फ्रॉग्स जो होते हैं, एक बहुत ही गहरा खड्डा होता है जिसके अंदर वो दोनों गिर जाते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है कि उसमें से वो काफी गहरा होता है, तो जो बाकी के फ्रॉग्स जो ऊपर होते हैं वो सब कहते हैं कि कूदो कूदो कूदो, राइट। यस, तो वो ट्राई करते हैं कूदने का खड्डे के अंदर जो फ्रॉग्स होते हैं वो, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाले फ्रॉग्स होते हैं वो भी थक जाते हैं और वो कहते हैं कि यार बहुत गहरा खड्डा है, तुम दोनों नहीं निकल पाओगे, तो छोड़ो, तुम गिव अप कर दो, तुम नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो दोनों अभी गिव अप, अब इतनी जल्दी कौन गिव अप करता है, वो दोनों गिव अप नहीं करते हैं, दोनों और कूदते हैं। फिर से जो बाहर वाले फ्रॉग्स होते हैं वो कहते हैं नहीं हो पाएगा, बहुत गहरा है, छोड़ दो। ठीक है, तो फिर उनमें से जो एक फ्रॉग होता है वो गिव अप कर देता है, वो सोचता है कि नहीं अब हो ही नहीं सकता कि मैं ऊपर कूद के जा पाऊं, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। ठीक है, और गिव अप करके वो मर जाता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा और वो अपनी पूरी की पूरी मोटिवेशन खो देता है और वो मर जाता है। जो दूसरा फ्रॉग होता है वो गिव अप नहीं करता, वो कूदता रहता है, उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार ऐसा टाइम होता है जब वो इतनी लंबी छलांग लगाता है कि वो उस खड्डे से बाहर आ जाता है। अब जो बाहर के फ्रॉग्स थे वो उसे बोलते हैं कि हमने तुझे इतना मना किया, तूने गिव अप कैसे नहीं किया, तूने क्यों कूदना बंद नहीं किया? तो उसने बोला कि मैंने इसलिए कूदना बंद नहीं किया क्योंकि मुझे आप लोग सुनाई नहीं दे रहे थे इतनी दूर से,
उसको हियरिंग प्रॉब्लम थी, उसको बहुत दूर से सुनाई नहीं देता था। तो बोलता मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि आप मुझे ये कह रहे हो कि कूदो मत, मुझे ऐसा लगा आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि आओ आओ आओ, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। और क्योंकि आप मुझे मोटिवेट कर रहे थे इसलिए मैंने और लंबी छलांग लगाई और लंबी छलांग लगाई और लंबी छलांग लगाई और मैं बाहर आ गया। तो इससे हम क्या समझे? इससे बेटा हम ये समझे कि आपको लोग बोलेंगे, आपको लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अगर आपने वो सब सुन के गिव अप कर दिया तो बस खत्म है कहानी वहीं पर। लेकिन अगर आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आप अपनी मेहनत करते रहे तो चाहे लंबा समय लगे लेकिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता आपसे। राइट? यस। तो इसीलिए बेटा जब कोई गलत चीज बोल रहा है, कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वही डेफ फ्रॉग बन जाओ उसके लिए और अपने एम पर फोकस करो और देखना आप बिल्कुल एक्सेल करोगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।